नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक चुनावी प्रचार का जो शोर था वो अब थम चुका है। अब तो इंतजार 20 तारीख का है, जब जनता जनार्दन ये तय करेगी कि महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक उसने किससे अपना सिरमौर बनाया है। नतीजे 23 को आएंगे, लेकिन इससे पहले इस प्रचार के दौरान जिस तरीके के बयानों के माध्यम से फलसफे गढ़े गए, उसका फसाना ही तो 23 तारीख को समझ में आएगा। इस पूरे चुनावी प्रचार के शोर में हमने बटेंगे तो कटेंगे इस एक नारे की जिस तरीके से बदलते स्वरूप को देखा, जिस तरीके से संगठित स्वरूप को देखा, समेकित स्वरूप को देखा, विपक्षी पार्टियों के लिए यही एक नारा बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, उनकी पेशानी पर बल लाता हुआ नजर आया। और यही वजह रही कि जब अब आखिरी दाव चलने की बारी आई तो विपक्षियों ने सीधे तौर पर एक है तो सेफ है का एक नया वर्जन लॉन्च कर दिया। राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सामने आते हैं, तिजोरी खोलते हैं और उस सेफ को यानी तिजोरी को खोलते हुए एक है तो सेफ है का एक ऐसा वर्जन सामने रखते हैं जो महायुति, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को कई सवालों के घेरे में खड़ा करती है। लेकिन महायुति चुप नहीं बैठती, तुरंत ही इस नए वर्जन का जवाब देने के लिए सेफ की जगह राहुल गांधी फेक है एक नया नारा गढ़ दिया जाता है। बटेंगे तो कटेंगे योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया, एंडोर्स किया, नरेंद्र मोदी ने एंडोर्स किया और इसने तमाम बीजेपी के नेताओं ने महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक ये बताने का प्रयास किया कि हिंदू एकता ही है जो बल दिला सकती है महायुति को, चाहे वो महाराष्ट्र में हो या फिर झारखंड में हो। लेकिन दूसरी तरफ इस बटेंगे तो कटेंगे को खतरा समझते हुए अब तो उद्धव ठाकरे साहब ने कटने और काटने तक की बात कह डाली है। इस तरीके की बातें जब चुनावी दौर में निकल कर आती है, भाषाई मर्यादा की बात तो होती है, लेकिन देखा जाता है ये कि इन चुनावी बातों का कितना असर पड़ता है। मल्लिकार्जुन खड़गे भी साफ तौर पर बीजेपी और आरएसएस को जहरीला करार दे देते हैं, जहरीला सांप करार दे देते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि क्या ये जो नैरेटिव गढ़ा गया है, ये जो नफरती बयान दिए गए हैं, ये सब कुछ घबराहट और बौखलाहट में दिया जा रहा है। ये एक है तो सेफ है, क्या यही एक आखिरी रास्ता था जो महायुति ने अपनाया? और ये एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटे हैं, महाविकास अघाड़ी की गाड़ी में ब्रेक लगाने के लिए एक बड़ा स्रोत बनकर सामने आया है। किसका कितना बड़ा असर, किस नारे का कितना बड़ा इंपैक्ट और चुनावी शोर में इसने किस तरीके से गुल खिलाए, आज इन सब पर करेंगे खुलकर बात। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, उनसे कराऊंगे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले आइए देख लीजिए वो टीजर रिपोर्ट जो ये बताएगी कि किस तरीके से प्रचार का शोर थमा, लेकिन इस शोर में जो बयान निकले हैं वो किस तरह नया फसाना, नई इबारत गढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। टीजर रिपोर्ट देखते हैं। नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है, ये देखिए, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटजी है, हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए, दूसरा पोस्टर दीजिए। ये एक लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं, एक है तो सेफ है, और ये लक्ष्य है। तो उन्होंने अपना नारा दिया है, हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते थे। एक है तो सेफ आहे, त्या सेफ मधना फोटो काढले अडाणीजी आणि मोदीजी। आता असे जर फोटो काढायचे तर अडाणी आणि रॉबर्ट वड्रा यांचे, प्रियंकांचे मिस्टर। एक तरफ महायुति की विचारधारा है जो इस विरासत पर गर्व करती है, दूसरी तरफ
एक सोच महाअगाड़ी की भी है, जो महाराष्ट्र के गौरव को लगातार अपमानित कर रही है। महाअगाड़ी के लोग तुष्टीकरण के गुलाम हो चुके हैं। ये वो अगाड़ी है जो राम मंदिर का विरोध करते हैं। ये वो अगाड़ी है जो वोट पाने के लिए भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ते हैं। ये वो अगाड़ी है जो आए दिन वीर सावरकर का अपमान करते हैं। आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मोदी जी ने कहा एक है तो सेफ है। अरे मोदी जी का एक है सेफ है का मतलब है एकता है तो हम सब सुरक्षित हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। लेकिन तुम जब बोलते हो एक है तो सेफ है, तो तुम्हारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगाड़ी के साथी भी नहीं होते, तुम एक ही होते हो और एक होते हो तो ही सेफ होते हो। इस बात को समझ लेना चाहिए। और आजकल तो ये ओवैसी भी यहाँ आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। अरे भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहाँ पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस तारीखी शहर को आए थे और आकर गैर जरूरी मेरा नाम अपनी जबान पर लाए। हाँ, देवेंद्र फडणवीस बोले सुनो ओवैसी, ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। देखिए, झारखंड में बीते 4 महीना हम लोगों ने बिताया। लोगों का प्रधानमंत्री जी के लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह है। लोग डबल इंजन का सरकार चाहते हैं और एक प्रकार से झारखंड में विकास हो मोदी जी का नेतृत्व में, और झारखंड का लोगों का आशा आकांक्षा पूर्ति हो। यही चुनाव का एक मेजर थीम है और उसी को लेकर लोगों का उत्साह है। लोग चाहते हैं कि सरकार आए, घुसपैठिया का खिलाफ एक्शन हो। एक तरह में लोग आपके संसाधनों पर यहाँ पे इलीगल माइनिंग के लोग करवाते हैं। एक गरीब एक टोली बालू के लिए तरसता है, लेकिन खनन माफिया और बालू माफिया पूरे झारखंड को खोखला बना रहे हैं। खनन माफिया, कोल माफिया, बल माफिया, पशु माफिया, भू माफिया, ये सभी को यहाँ हावी होकर के पूरे झारखंड को खोखला बना करके यहाँ के नागरिकों को गरीब बना रहे हैं, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो
कौन सेफ है कौन फेक है, किस तरीके की बातें कही जा रही हैं और इन बातों का कितना बड़ा असर होगा, बात निकलती है तो दूर तलक जाती है और इसका कितना असर होगा यही तो होगा आज का मुद्दा। और खास तौर पर जब महाराष्ट्र और झारखंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने लगातार देखा कि बीजेपी नीति एनडीए लगातार बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है को आधार बनाकर अपनी जीत को सुनिश्चित कर रहा है। लक्ष्य और उद्देश्य दोनों ही जीत रखा गया, आधार ये नारे थे। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी है, दूसरी तरफ झारखंड में इंडी गठबंधन है। साफ तौर पर राहुल गांधी आज एक हैं तो सेफ हैं। क्या जो नया कांग्रेसी वर्जन लेकर आए हैं, क्या ये आखिरी दाव था, यही आखिरी रास्ता बचा हुआ था विपक्षियों के पास? वो विपक्षी जो अभी तक बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे थे, एनडीए को घेरने का प्रयास कर रहे थे, क्या अब जहरीली जुबान के जरिए ही चुनाव जीतने का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं? आज इसी पर करते हैं खुलकर बात। चलिए करते हैं आज के मेहमानों का स्वागत। आपका परिचय करा देती हूं। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ संजय ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस से भरत सिंह जी अपना पक्ष रखेंगे, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। साथ ही साथ शिवसेना शिंदे गुट से बीडी सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा नंद कुमार घोडिले जी हैं जो शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव गुट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और पंकज यादव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत भरत सिंह जी आपके साथ करना चाहती हूं। भरत जी, क्या अब यही आखिरी रास्ता बचा था, ये जो नया कांग्रेसी वर्जन लॉन्च किया गया, एक है तो सेफ है का, ये वर्जन आज आखिरी दिन ही लॉन्च करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्यों तिजोरी खोलनी पड़ी आखिरी दिन? क्योंकि मुंबई की तिजोरी को, महाराष्ट्र की पूरी तिजोरी को, देश की पूरी तिजोरी को एक व्यक्ति के हाथ में नरेंद्र मोदी और भाजपा देना चाहती है। इसलिए जरूरी था दिखाना कि एक है और एक है तो सेफ है का मतलब क्या है। और इसीलिए वो सेफ को खोल के दिखाया गया कि इस सेफ के अंदर क्या है। इस सेफ के अंदर जो है वो है अदानी, और जिसको एक की और नेक की बात करते हैं वो भाजपा और देश के प्रधानमंत्री। तो दोनों जन की ये मिली जुली साठ गांठ जो है ये देश के सामने लाना बहुत जरूरी था। और इसी वजह से राहुल गांधी जी हमारे नेता, उन्होंने इसको लाया। एक तरफ योगी जी आते हैं कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे का नारा देता है। ये किसके लिए है लावनी जी? ये किसके लिए बोला जा रहा है? क्या भाजपा के प्रवक्ता ये बता सकते हैं कि ये विशेष तौर पे किसके लिए नारा है? ये कहते हैं हम नहीं हम तो एक है, हम एक रहना चाहिए। तो आखिर ये नारा देने की नौबत क्यों आई? और इस नारे के जवाब में एक नारा मैं ये देता हूं आपको कि ना बटेंगे ना कटेंगे, पूरे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी से लोग सटेंगे। तो ये भाजपा ये भूल जाए कि ये उत्तर प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र की जनता साहू आंबेडकर के पद चिन्हों पे चलने वाली है। यहाँ पे कोई नहीं। और इनके साथ ही अजित पवार जी हो, चाहे पंकजा मुंडे हो, इन्होंने विरोध किया इस चीज का। क्यों किया है आप ये समझ सकती हैं। तो इसका जवाब भी भाजपा के पास नहीं है कि आपके नेता ही क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है भरत जी, इसका जवाब तो मैं ले लूंगी, लेकिन जो मेरा प्रश्न था उस प्रश्न का जवाब एकदम क्लैरिटी के साथ मुझे नहीं मिल पाया। मैंने कहा कि समय, टाइमलाइन इंपॉर्टेंट होती है। आप लोग अभी पूरे प्रचार का आखिरी दिन है, आपने कहा आखिरी दिन ऐसा करना पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको लगने लगा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं? इससे वो वोटर्स एकजुट हो रहे हैं जिनको आप जातिगत जनगणना के नाम पर तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, और इसीलिए अब आखिरी रास्ता यही बचा कि आओ चलो तिजोरी खोल देते हैं, बीजेपी आरएसएस को जहरीला सांप करार दे देते हैं। मुद्दे तो कहीं पीछे छोड़ दिए ना आपने। मैं बता देता हूँ आपको, इसका उत्तर दे देता हूँ। लावनी जी एक बताइए मुझे कि बटेंगे कटेंगे ये किसके लिए बोल रहे हैं? एक है तो सेफ है ये किसके लिए बोल रहे हैं? क्या ये चैनल पे बैठ के किसी का नाम ले सकते हैं क्या? मैं बार बार ये पूछ रहा हूं कि भाई आप बताओ ये किसके लिए नारा आप दे रहे हो? क्या ये हमारा देश एक नहीं है क्या? क्या देश की जनता चाहे वो किसी भी जाति धर्म की हो, क्या वो अलग अलग है क्या? सब एक है ना? ये नारा किसके लिए? संजय ठाकुर जी बता दीजिए किसके लिए ये नारा देना पड़ गया? बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। संजय ठाकुर जी। ये नारा अवनी जी राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए है। ये उन ताकतों के लिए है जो लोग इस देश का किसी भी तरह से सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये नारा उनके लिए है, उनको समझाने के लिए है जो लोग बरसों से इस देश को लूटते आए हैं, और जब आज वो इस तरह की बातें करते हैं, क्या ये सर्वविदित नहीं है कि जितने राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, उन राज्यों में जितने भी बड़े बड़े टेंडर थे वो सारे के सारे अदानी के टेंडर इन लोगों को मिले हुए हैं। लेकिन
चूंकि ये समझ गए हैं कि अब इनके हाथ से सब कुछ फिसल गया है, तो ये इस तरह की बेतुकी बातें करते हैं। मैं एक लाइन में आपको बताना चाहता हूं कि इनके नेता इतने गैर जिम्मेदार हैं, इतने मशकरे हैं कि वो एक लोरी सुनी होगी आपने, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, मुन्नी खाए बतासा मुन्ना करे तमाशा। तो ये मुन्ना तमाशा कर रहे हैं घूम के। इनके पास अब कुछ बचा है नहीं, ये लोग क्या बात करेंगे? इनके पास कोई मॉरल वैल्यू है क्या? ये करप्शन पे बात करें, ये देश के लोगों पे बात करें, ये अपीजमेंट की राजनीति करते करते जिन लोगों ने अपनी पीढ़ियां खपा दी हैं, वो लोग आज ये बात करते हैं कि ये क्यों है? अरे ये इस देश की राष्ट्रीयता को, एकता को बचाए रखने के लिए है। इस देश के बाहर के जो दुश्मन और अंदर के जो दुश्मन है, जो इस देश को तार तार, ठीक है, आप कह रहे हैं जो अंदर के जयचंद हैं, जो खोखला कर रहे हैं देश को, उनके लिए आपने ये नारा दिया। लेकिन क्या होता है ना संजय जी, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। विपक्ष पहले भी कुछ परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रहा था लोकसभा चुनाव के नतीजों में, वो परसेप्शन शायद समझ में नहीं आ पाया। भले ही आपने आपकी पार्टी है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नंबर 1 बनकर उभरी, लेकिन नंबर्स कुछ कहीं ना कहीं से कम हुए, यानी उस परसेप्शन ने एक आघात तो पहुंचाया। नहीं लगता आपको कि परसेप्शन जो होगा वो आप लोगों के लिए एक चैलेंज क्रिएट करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं लावनी जी। देखिए, जो कि तीसरा टर्म लगातार 240 लोकसभा की सीटें जीत के आए हों, उनके सामने वो चिल्ला रहे हैं जो 15 साल में 100 का आंकड़ा नहीं पा सकते। परसेप्शन कुछ नहीं चेंज होगा। अगर इस देश में कोई परसेप्शन की पॉलिटिक्स हो रही तो परसेप्शन इतना ही है कि देश के बाहर के दुश्मनों से मिलकर देश के अंदर बैठे हुए कुछ राजनीतिक पार्टियां इस देश की अखंडता और एकता को तार तार करना चाहते हैं, और उन लोगों से निपटने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार सक्षम है। और आने वाले समय में हम ये दिखा देंगे। काउंटर आंसर कर लीजिए, बाकी के मेहमानों के पास में जाते हैं। काउंटर आंसर भरत जी। देश की अखंडता की बात करते हैं और देश की अखंडता पे चोट पहुंचाने का काम भाजपा करती है। यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई भाई बन के रहते हैं। उनको बांटने का काम अगर कोई करती है तो भाजपा करती है। और इस पे जो है संजय भाई ये कहते हैं कि देश की अखंडता पे चोट जो है कुछ पार्टियां पहुंचाती है। असली अगर कोई अखंडता पे चोट नहीं तो भरत जी एक चीज मुझे समझा दीजिए, भरत जी एक चीज मुझे समझा दीजिए, वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आप दोनों ही अखंडता की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो जातिगत जनगणना की बात करती है। अगर आप जातियों के नाम पर तोड़ते हैं तो सोच तो आपकी भी तोड़ने वाली है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये जोड़ने वाली सोच है? लावनी जी आप ये कैसे कह सकती है कि जातियों पर कांग्रेस की तो हमेशा हमारे संविधान में लिखा है, जो संविधान में लिखा है उसी की बात हम कर रहे हैं। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। वो तो आर्थिक आधार पर होना चाहिए ना। नहीं भरत जी, वो तो आर्थिक आधार पर होना चाहिए ना, जातियों में बांटने की क्या आवश्यकता है? वो तो आर्थिक आधार पर। भाई हम सामाजिक न्याय की बात तो तभी करते हैं ना कि इसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, वो तो इसके आधार पर होना चाहिए ना। ये थोड़ी कि ये इस जाति का है, ये इस जाति का है, वहां तो हो जाता है कि आपको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी है। नहीं, भाजपा क्या कर रही है? भाजपा क्या कर रही है बताइए? क्या वो जातियों की बात नहीं करते हैं? क्या वो जातियों को आपस में नहीं बांट रहे हैं? हमने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए, किसकी कितनी आबादी है ये तो पता चलना चाहिए ना इस देश में। इस देश की जनता को, हर जातियों को उनका अपना अस्तित्व क्या है। 2011 में तो आप लोगों ने भी यही कोशिश की थी ना। रिपोर्ट तो आज तक सार्वजनिक आप नहीं करा पाए। आपने देखा कि क्या हुआ तेलंगाना में, क्या हुआ? रिपोर्ट आज तक, वो सर्वे था, आज तक रिपोर्ट सामने नहीं आई। नहीं देखिए, सरकार चली गई, ये तो बात वही हो गई ना। आप एक उंगली अगर सामने की तरफ उठाएंगे तो साहब 4 उंगली आपकी तरफ भी पॉइंटेड होती है, और ये बीजेपी पर भी लागू होता है, ना केवल कांग्रेस पर, या हर एक पार्टी पर। संजय ठाकुर जनगणना के विरोध में नहीं है, लेकिन हम कहना ये चाहते हैं कि ये लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इनके लिए भारतीय होना, भारतीयता होना, 140 करोड़ देश की आबादी है, 140 करोड़ भारतीय हैं, जब तक इसमें विभेद पैदा नहीं करेंगे तब तक देश के बाहर बैठी विदेशी ताकतों की मदद नहीं कर सकते। आप लोग क्यों भूलते हैं कि जब डोकलाम में हमारे देश की सेनाएं अपना शौर्य दिखाकर इस देश की रक्षा कर रहे होते हैं, तब इनके नेता जाके चाइना के राजदूत से मिलते हैं और झूठ बोलते हैं। ठीक, भरत मेरे छोटे भाई हैं, मैं भरत को कुछ नहीं कहना चाहता हूं, इनकी मजबूरी है कि ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं तो इनको डिफेंड करना पड़ेगा, लेकिन अपने दिल में यह भी जानते हैं। भरत जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पर। ऐसी बात नहीं है संजय जी, ऐसी बात नहीं है संजय जी। संजय निरुपम को आपको याद होगा, उन्होंने सबूत मांगा था। आज वो आपकी पार्टी के साथ है, आज आपके सहयोगी बन के लड़ रहे हैं चुनाव। उन्होंने ही मांगा था सबूत। हाय तौबा तो आप ही लोग ने मचाया था, आज उनको आप अपने साथ में लेके लड़ा रहे हैं। तो ये भी तो आप देखिए लावनी जी, कर सकते हैं,
हम अपने गठबंधन के पार्टी में अरे कौन आपके नेता सहयोगी है कौन नहीं ना, हुए, हम आपकी decide नहीं पार्टी कर के सहयोगी है ना संजय भारतीय निरुपम, जनता पार्टी उन्होंने ही अपने मांगा था पार्टी के ना। नेताओं को डिसाइड कर सकती है। अरे भाई हमारे लावणी गठबंधन जी, में संजय कौन निरुपम पार्टी में इन्हीं की कौन पार्टी नेता के है, सहयोगी है इसको कि हम नहीं? डिसीजन नहीं एक लेते। नाथ शिंदे मुख्यमंत्री है कि नहीं? एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री है, उसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में आप काम कर रहे हैं और उसी पार्टी भाई के एक नाथ नेता को शिंदे आप क्यों टिकट नहीं देते हैं, मुख्यमंत्री होने आपका चाहिए? नेता होता है जिन्होंने और जो भी इस विधर्मियों तरह से को बात रोकने करता का काम है, किया, आप फिर किसके लिए जिन्होंने बोलते हैं? बताइए राष्ट्रीय मुझे। को ठीक है। रोकने का काम किया, ठीक है। जिन्होंने पूजनी बाला साहब चलिए, ये सारी बातें, ये सारी बातें ऐसे देखिए, ये सारी बातें जो आप दोनों बोल रहे हैं ना, जब एक वोटर, ठीक है संजय जी, जब एक वोटर ना पोलिंग बूथ तक जाता है ना, तो आप तमाम जो आप लोग बातें करते हैं, जो पिछला इतिहास होता है उसके तमाम पन्नों को वो पलटता है, आखिरी मोमेंट तक जब उसको उस बटन को दबाना होता है तब भी उसका ब्रेन काम कर रहा होता है। तो ये सारी चीजें उसके दिमाग में स्मृति पटल पर दर्ज हो चुकी हैं। लेकिन इन सब के बीच हमारे साथ यूबीटी से नंद कुमार घोडिले जी हैं और बीडी सिंह जी हैं सिंधी गुट से। नंद कुमार जी, आपके पास आ रही हूँ। ऐसा क्या हो गया कि आज तो उद्धव जी ऐसे नजर आए कि उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे में कटने और काटने तक की बात कर दी। मतलब ये, इसको हम घबराहट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी कहती है कि बटेंगे तो कटेंगे का मतलब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक है तो सेफ है का जो तात्पर्य है वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो फिर उद्धव जी को ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने काटने तक की बात कर दी? घोडिले साहब। नंद कुमार जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? अनम्यूट कर लीजिए सर, आप अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए आप। अब आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है नंद कुमार जी, आप बोलिए, अब आप बोलिए। एक तो ना बटेंगे ना कटेंगे। इन्होंने इलेक्शन जब महाराष्ट्र में चल रहा है तो योगी जी ने और सम्मान्य पंतप्रधान महोदय ने कटेंगे तो बटेंगे, एक हो तो सेफ है, ये बातें कही है। निश्चित ही किसी के जो जाति में झगड़े लगाने वाली बात, विकास का कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। महाराष्ट्र में अनेक प्रश्न है, डेवलपमेंट के प्रश्न है, किसानों के प्रश्न है, अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू है, महिलाओं की सुरक्षा का विषय है। ये कह रहे हैं ना कटेंगे, एक सेकंड संजय जी प्लीज, जब आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे। फडणवीस जी को धमकी दे रहे हैं। ठीक है संजय जी, एक सेकंड उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। संजय जी काउंटर आंसर करिएगा प्लीज, जब आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे। कम से कम एक कमेंट, पहला कमेंट पूरा हो जाने दीजिए। हाँ घोडिले साहब, कोई इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। आज कर्जा है 86 लाख करोड़ का कर्जा महाराष्ट्र के ऊपर है। इसी प्रकार के सभी इंडस्ट्रीज जो है गुजरात में जा रहे हैं। बेरोजगारी का प्रश्न बहुत ही गंभीर बन चुका है। ऐसे इस परिस्थिति में हमारे महाराष्ट्र की जनता को गुमराह ये लोग कर रहे हैं। जो महाराष्ट्र बाला साहब ठाकरे साहब ने जो महाराष्ट्र को सुरक्षित रखा, जिस महाराष्ट्र में सभी को न्याय मिला, महिला सुरक्षित थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि बदलापुर जैसा एक जो यहाँ हम मिसाल देखते हैं बदलापुर की, जहाँ महिलाओं पर अत्याचार होता है। घोडिले साहब, एक साथ दो बातें नहीं चल सकती ना। आपने अभी अभी कहा कि बाला साहब ठाकरे ने जिस महाराष्ट्र और मराठी अस्मिता को सुरक्षित रखने के लिए एक सिस्टम बनाया था, उस सिस्टम को तो अगर देखें तो आप लोग वो सिस्टम नहीं समझ पा रहे हैं। आज तो आप घुसपैठियों की पैरवी करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आप बदलापुर का जिक्र कर रहे थे, जब बदलापुर का में एनकाउंटर होता है तो सवाल खड़ा करने के लिए सबसे पहले आप लोग आ जाते हैं। तो एक साथ दो चीजें नहीं चल सकती ना, सिलेक्टिव नहीं हुआ जा सकता, एक ही चीज चल सकती है। बदलापुर की जो घटना है उसका हमने निंदा की है। बदलापुर की घटना बहुत ही महाराष्ट्र पूरे देश को नीचे गर्दन शर्मिंदाकारक घटना। हाँ भाई साहब, मैं वही कह रही हूँ, लेकिन जब ऐसे अपराधियों का एनकाउंटर होता है तो आप ही लोग खड़े हो जाते हैं। घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को सबसे ज्यादा, जब घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को, नहीं घोडिले साहब सुनिए ना, जब महाराष्ट्र में घुसपैठियों और रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा उठता है तो सबसे पहले तो आप ही लोग आकर खड़े हो जाते हैं कि नहीं नहीं ये महाराष्ट्र को बदनाम किया जा रहा है। जबकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं वहां पर पूरी की पूरी महाराष्ट्र की जो डेमोग्राफी है, पूरी की पूरी मुंबई की अकेली बात कर लूं, जिस धारावाहिक की बात हो रही है वहां की डेमोग्राफी ही बदल चुकी है। इस बात पर आप लोग क्यों नहीं ध्यान देते? यानी कि आप बाला साहब ठाकरे जी, हिंदू हृदय सम्राट, जिस हिंदुत्व की बात करते थे उसको तो आप पीछे छोड़ आए हैं, कोसों दूर पीछे छोड़ आए हैं। हमने किसी भी प्रकार का कोई हमारा जो मुद्दा था हमने पीछे नहीं छोड़ा। हम निश्चित ही जो भारतीय है, जो हिंदुस्तानी है,
वो हमारा भाई है और राष्ट्रीय एकात्मता अखंडता के साथ में हम रहे हैं। अच्छा, निश्चित किसको बात, काटेंगे ये बता दीजिए। अभी आप कह रहे हैं सारे हमारे भाई हैं, तो किसको काटने की बात कर रहे हैं उद्धव ठाकरे साहब, ये बता दीजिए। आती हूँ बीडी जी आपके पास, और संजय जी आपके पास भी आती हूं। ये चुनावी जुमला है जो ये लोग इसका चुनावी महाराष्ट्र में चुनाव नहीं होने तो ये जाना तो है। बढ़िया है, आप बोले तो जुमला, वो बोले तो फिर वो बांटने का प्रयास कर रहे हैं। आप बोले तो वो जुमला है, और अगर वो बोलते हैं तो बांटने का प्रयास करें। बीडी सिंह जी आइए जरा, आप भी काउंटर आंसर कर लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से नंद कुमार गोडले जब कह रहे हैं। सुन लीजिए, हाँ बोल लीजिए। आपस में ये अंग्रेज नीति है, अंग्रेज नीति है भाजपा के पास, जो आपस में लड़ाओ और राज्य करो। अच्छा, ये आप कह रहे हैं ये भाजपा की नीति है, जबकि भाजपा कहती है तो महाविकास आघाड़ी में क्योंकि कांग्रेस आ चुकी है, फूट डालो राज करो, उनकी नीति है, और आप बीजेपी को काउंटर कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, संजय ठाकुर जल्दी से 20 सेकंड्स कुछ कह दीजिए। बीडी सिंह जी के पास जाऊंगी। प्रचलित शब्द है लावनी जी, हाँ, डबल ढोलकी। ये लोग डबल ढोलकी है, दोनों तरफ से बजाते हैं। एक तरफ जब वो घटना हो जाती है उसका विरोध करते हैं, और फिर उसके आरोपी की जब एनकाउंटर हो जाती है, हाँ, तो वही मैं कह रही थी, वही मैं कह रही थी। बीडी सिंह जी का जरा एक काउंटर आंसर जल्दी से ले लेती हूँ। लालू जी, जो नंद कुमार जी का मैं सुन रहा था, नंद कुमार जी जो बोल रहे थे कि उद्धव जी विकास की कर रहे थे, कौन सी विकास की बात कर रहे थे? तो इनके पीरियड में अगर कोस्टल रोड का काम रुकाने का काम किया तो उद्धव जी ने किया, मेट्रो जो आर्य कॉलोनी का रुकाने का काम उद्धव जी ने किया। और अगर सच देखा जाए तो एक जो देखिए ऐसा है कि इंडिया की राजनीति ऐसी है कि जो जमीनी से जुड़ा हो, जैसे यहाँ चाय वाला भी प्रधानमंत्री बनता है और रिक्शा वाला भी जो है, ऑटो वाला भी चीफ मिनिस्टर बनता है। तो ये अगर एक तरह से बोला जाए तो जो है नंद कुमार जी को सही तरह से नहीं मालूम है, उद्धव जी को पॉलिटिक्स का कुछ मालूम नहीं था, नीलवटा सन्नाटा था उनका जो है। और हम उस बात का भी नंद कुमार जी का समर्थन करते हैं कि जो इन्होंने बोला कि जो है बाला साहब जो हिंदू सम्राट बोले जाते थे, उसका भी पालन उद्धव जी नहीं किया। अपनी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में, चीफ मिनिस्टर के कुर्सी के चक्कर में, जैसे एक कहावत है कि दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, तो न इनको चीफ मिनिस्टर मिला, न तो अभी क्या है कि पवार जी बोल रहे हैं कि जिसका नंबर आएगा तो क्या कहते हैं उसका ही चीफ मिनिस्टर रहेगा। तो इस ढंग से अभी उद्धव जी ऐसे फंसे हुए हैं। और जो बाला साहब की हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, अभी मैं बताऊं, दिंडोसी के जो एक्स एमएलए हैं सुनील प्रभु जी, वो दिंडोसी के एक मस्जिद में जाते हैं और एक मौलाना साहब से मिलते हैं, और मौलाना साहब से बातचीत करते हैं कि भाई अभी जो बाला साहब की पहले शिवसेना थी, अभी वो शिवसेना नहीं है, अभी आप मुझे संभालो, मैं आपको संभालता हूँ। और इसीलिए शायद सज्जाद नुमानी तो खुलकर कहते हैं कि भाई आपको अगर वोट करना है तो महाविकास आघाड़ी को करिए, क्योंकि अगर आप महायुति को वोट करेंगे तो फिर आप मुसलमान ही नहीं कहे जाएंगे। ऐसी बातें भी आती है। पंकज जी आपके पास आना चाह रही थी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी। इसके बाद आपके पास सीधे आऊंगी, क्योंकि चारों पॉलिटिकल पार्टीज को आपने सुन लिया है। मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण था और महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। चर्चा जारी है एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावी प्रचार का शोर थम चुका है, और इस शोर में जिस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है का नारा महायुति की तरफ से दिया गया, उसका एक बड़ा इंपैक्ट ही तो है कि विपक्षी खास तौर पर अब जब सामने आते हैं तो एक तिजोरी खुलती है और एक है तो सेफ है का नया वर्जन सामने रखा जाता है। कितना इंपैक्ट पड़ेगा, इसी पर हो रही है चर्चा। हमारे साथ पंकज यादव जी हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। पंकज जी, ब्रेक से पहले आपने चारों पॉलिटिकल पार्टीज को सुन लिया है। साफ तौर पर देखें तो दोनों ही तरफ से, वो चाहे महाविकास आघाड़ी की बात हो या महायुति की बात हो, अपने अपने तरीके से नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया गया है। किसका नैरेटिव ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है आपको धरातल पर अगर बात करें तो? यहाँ जाति न्याय समीकरण पे महाराष्ट्र की ये जो राजनीति काफी बड़े पैमाने में चल रही है, और इसमें शुरुआत का जो नारा था बटेंगे तो कटेंगे, उसका इम्पैक्ट देखने के बाद में, और एक है तो सेफ है, उसका इम्पैक्ट देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी को आज उतरना पड़ा आखिरी दिन में। और अगर वो नहीं उतरते थे तो कुछ चीजें क्लियर भी नहीं होती थी महाविकास आघाड़ी की तरफ से। और महायुति और महाविकास आघाड़ी का मैनिफेस्टो पे मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे कि महाविकास आघाड़ी ने 3000 रुपया महिलाओं को, मतलब हर योजना के अपोजिट में एक योजना रखी है।
युवाओं को 4,000 रुपया देना, फिर हेल्थ इंश्योरेंस 25 लाख रुपया देना और महिलाओं को खास करके बस की सेवा फ्री में कराना। उसी तरफ से वहां पे महायुति में 2100 रुपया दिया जा रहा है, महिलाओं को 50% कम किया जा रहा है एसटी पे। तो ये कहीं तो योजना और जाति न्याय समीकरण, ये दोनों का बहुत ज्यादा बड़ी मार ये इलेक्शन 2024 में दिख रहा है। इलेक्शन 2024 में दिख रहा है, लेकिन आप ये मानते हैं कि इम्पैक्ट जो था ये दो बातों का, खासतौर से सेफ और बटेंगे तो कटेंगे, इसका एक इम्पैक्ट पड़ रहा है और यही वजह है कि राहुल गांधी को सामने आना पड़ रहा है। भरत जी देखिए, यही बात तो मैं भी पूछ रही थी कि ऐसा क्या अब आप लोगों को ये लगने लगा था लास्ट डे अगर राहुल गांधी जिस तरीके से सामने आते हैं, तिजोरी बाकायदा लेकर आते हैं और कहते हैं बड़ी भारी है, और फिर वो अडानी की की जो तस्वीर दिखाते हैं मोदी साहब के साथ और धारावी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आप लोगों का जो महाविकास अघाड़ी है, जो आपका गठबंधन है, उसमें शरद पवार साहब खुद अडानी की तारीफ कर चुके हैं। वो कह रहे हैं वो तो देश हित में काम कर रहे हैं, अडानी जी जो कर रहे हैं वो देश के विकास के लिए कर रहे हैं। तो फिर जब शरद पवार ये बात कह सकते हैं तो फिर ये विरोध करना, ये तो फिर भ्रम में डालने वाली बात हो जाती है ना भरत जी। इस पर तो क्लैरिटी देनी होगी आप लोगों को। नहीं, देखिए, जिस तरह से मैंने पूछा कि संजय निरुपम लड़ रहे हैं, शिवसेना के साथी आपके हैं, तो संजय भाई ने ये कहा कि नहीं वो उनकी पार्टी अलग है, तो इसे शरद पवार जी की पार्टी अलग है और उनका अपना बयान हो सकता है, ये कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा जो कहती है वो करती है और अदानी को पूरा देश बेचा जा रहा है, और ये मैं आपको बता दूं। और रही बात जहां तक मुंबई में, तो मैं भी मुंबई में रहता हूं और मुंबई की धारावी को जिस तरह से बेच रहे हैं अदानी को, और सिर्फ मुंबई के, तो वो तो रॉबर्ट वाड्रा जी के साथ भी अडानी दिखाई देते हैं, वो तस्वीरें भी आज दिखा दी गई बीजेपी की तरफ से। तो चलिए, आप अगर शरद पवार जी के लिए कुछ नहीं कहना चाहते हैं तो रॉबर्ट वाड्रा जी के लिए बोल दीजिए। उस पे भी बोल दे, उस पे भी मैं बता देता हूँ। क्या अदानी के साथ बैठा नहीं जा सकता? क्या वो दुश्मन है हमारे? तो ये बात तो फिर मोदी के लिए भी लागू होती है ना। प्रधानमंत्री मोदी, क्या कोई प्रधानमंत्री से मिल नहीं सकता? क्या उनके साथ हाथ नहीं मिला सकता? क्या उनसे शेक नहीं कर सकता? वो जो फोटो लेकर राहुल गांधी आए, साहब देखिए भरत जी, ताली दोनों हाथ से बजती है ना। आप अपनी तरफ से तो अच्छा गप कर रहे हैं और पीका थूक दे रहे हैं। लेकिन लावनी जी, आपकी तकलीफ क्या है? आप एक तरफा बात करते हैं। मेरी कोई तकलीफ नहीं है, मेरी कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ आप लोगों को हो जाती है जब मैं आईने पर लगी हुई धूल को साफ कर देती हूँ, तो आप लोगों को ज्यादा तकलीफ हो जाती है। मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ बताइए। अब आईना आप देख लीजिए। उसी वाड्रा जी के खिलाफ जो एलिगेशन लगाए थे, उनकी सरकार है ना। हरियाणा में खट्टर की सरकार ने क्लीन चिट दी थी ना, क्यों नहीं वाड्रा को जेल में डाल दिया गया? आपकी सरकार एक तरफ क्लीन चिट देती है, दूसरी तरफ आप आरोप लगाते हो। देखिए, आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है, आरोप सिद्ध होना चाहिए। ये देश में एक नैरेटिव सेट करने की भाजपा हमेशा को आरोप सिद्ध होना चाहिए, बिल्कुल सही आपने कहा। तो जो आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पर लगातार लगा रहे हैं, महायुति पर लगा रहे हैं कि देश बेचा जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसको आरोप सिद्ध करने चाहिए ना, या सिर्फ चुनावी दौर में भ्रम फैलाया जाए? लावनी जी, सबूत है, बगैर सबूत के। संजय ठाकुर जी वो तो प्रमाणों की बात कर रहे हैं। संजय ठाकुर जी वो प्रमाणों की बात कर रहे हैं। बेचा कि नहीं बेचा? ठीक है, संजय जी दे रहे हैं जवाब इसका, भारतीय जनता पार्टी से। संजय जी अनम्यूट कर लीजिए। संजय जी, ऐसा है कि ये जो धारावी की बात हो रही है, टेंडर प्रोसीजर से हुआ है ना, तो इनके जीजा जी भी तो बहुत बड़े बड़े टेंडर लेते हैं ना। नहीं, संजय भाई, वो टेंडर प्रोसेस क्या था? एक ही व्यक्ति को टेंडर जाएगा? आप बुलाइए, लाइए उनको, जीजा जी को कहिए टेंडर एक ही व्यक्ति को जाएगा। अरे जीजा जी को क्लीन चिट आपने दिया, संजय भाई, जीजा जी को क्लीन चिट देने वाली आपकी सरकार, आपने उन्हें क्लीन चिट दिया। वो कोई दूसरा नहीं दिया है, कोई कांग्रेस की सरकार नहीं थी, आपकी सरकार थी, खट्टर आपके थे। राहुल गांधी जी को क्लीन चिट नहीं मिली है। क्लीन चिट भी नहीं जाएगा। आप अगर क्लीन चिट नहीं मिली है तो आप अंदर क्यों नहीं करते हो? 52 घंटे लाके पूछताछ करते हो, क्या पूछताछ होती है बताइए ना? आप उनको क्यों नहीं अंदर करते हो? है हिम्मत तो राहुल जी को अंदर करके दिखाओ। अगर आप में हिम्मत है तो राहुल जी को अंदर करिए ना। ठीक है, चलिए इन सबके बीच के चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ये सीधे ब्रेकिंग न्यूज की तरफ चलते हैं। बड़ी और अहम जानकारी आ रही है।
लॉरेंस बिश्नोई का भाई गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आ रही है। अमेरिका से हिरासत में, अमेरिका कैलिफोर्निया से उसे हिरासत में लिया गया है। अनमोल बिश्नोई अमेरिका में छिपा हुआ था, लॉरेंस का भाई। और इस वक्त जो बड़ी और अहम जानकारी आ रही है, पिछले महीने भारत सरकार ने गैर जमानती धारा के तहत वारंट जारी किया था और मामले पर केंद्रीय गृह विभाग और एनआईए आधिकारिक जानकारी अभी थोड़ी देर में दे सकती है। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को हिरासत में लिया गया है। अमेरिका के कैलिफोर्निया से अनमोल बिश्नोई को हिरासत में लिया गया है। अमेरिका में छिपा हुआ था लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई, जिसे आज हिरासत में लिया गया है। क्राइम टारगेट को अंजाम देता था। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को हिरासत में लिया गया है और यह आरोप है कि लगातार जो क्राइम टारगेट्स होते थे उसे अंजाम देने के लिए ये मुख्य किरदार के रूप में लगातार काम कर रहा था और अमेरिका में ये छिपा बैठा हुआ था। आखिरकार इसे धर दबोचा गया है। अमेरिका से ही अपने क्राइम टारगेट को ये अंजाम दिया करता था। कैलिफोर्निया से हिरासत में लिया गया अनमोल बिश्नोई। और आइए इसी बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से वापस लौटते हैं अपने मुद्दे पर। हम महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों की बात कर रहे हैं। हमने देखा कि बीजेपी और कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप तो लगा रही है, लेकिन नंद कुमार गोडीले जी हमारे साथ हैं, उद्धव गुट से हैं। ये पूरा का पूरा जो मामला है, हमने पहले भी देखा था जब चुनाव हुए थे और महाराष्ट्र में लोगों के बीच में शिवसेना को लेकर खासतौर से, क्योंकि आप शिवसेना से, इसलिए मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहेगी, लेकिन बार बार शिवसेना मराठी अस्मिता, महाराष्ट्र के लोगों की अस्मिता की जो बात करती थी, हिंदुत्व की बात करती थी, बड़ा कंफ्यूज्ड पोजीशन में उस वक्त आ जाती है जब उद्धव ठाकरे यानी यूबीटी कांग्रेस के साथ चली जाती है। वो कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति को ही अपना आधार मानती रही है, तो कैसे जो मराठी अस्मिता की बात करता है, जो मराठी हिंदू है, वो भरोसा कैसे कर पाएगा? आप भले ही कितनी बात कर लें, विश्वास और भरोसा ये महत्वपूर्ण बात थी। गोडीले साहब, असल में ये अब समझ गए हैं कि ये फंस जाएंगे, अभी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जनाब हो चुके हैं, जनाब उद्धव ठाकरे साहब हो चुके हैं, जनाब नंद कुमार जी हो चुके हैं। तो जनाब लोग क्या? एक सेकंड गोडीले साहब अनम्यूट कर लीजिए। गोडीले जी बोल रहे हैं लेकिन वो अनम्यूट था शायद। गोडीले जी अनम्यूट कीजिए। आप बोल रहे हैं, कुछ आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए सर। हो गए हैं जनाब, लगा था कि नहीं लगा था? महबूबा के साथ में पिंगे बढ़ा रहे थे और सरकार बनाई। चलिए, मुझे लगता है नंद कुमार गोडीले जी का शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हाँ अभी आ रही है। हाँ बोल लीजिए, बोलिए सर, बोलिए भरत जी। एक सेकेंड, आ रही हूँ आपके पास। हाँ, मराठी लोगों के लिए, मराठी नागरिकों के लिए बाला साहेब ठाकरे ने मुंबई में एक माझी मराठी माणसं आणि मराठी और हिंदुत्व ये कभी नहीं छोड़ा। आप देख सकते हैं निश्चित ही बाला साहब ठाकरे का। अरे उन्होंने नहीं छोड़ा तो आप लोगों ने क्यों छोड़ दिया? यही तो पूछा जा रहा है, यही तो पूछा जा रहा है। उद्धव साहब ने भी कभी भी महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, लेकिन उद्धव जी ने हिंदुत्व नहीं छोड़ा। ये बार बार हम बोल रहे हैं, बीडी सिंह जी सहमत है, वो कह रहे हैं उद्धव ठाकरे ने कभी भी हिंदुत्व नहीं छोड़ा। एक सेकंड संजय जी प्लीज। बीडी सिंह जी, ठाकरे क्यों हो गए? हिंदुत्व को छोड़ने वाली बात होती है क्या? ठीक है, बीडी सिंह जी को बोल लेने दीजिए। संजय जी आपके सहयोगी हैं शिंदे गुट से, उनको भी बोल लेने दीजिए। जरूरत नहीं है। ठीक है, बीडी सिंह जी जल्दी से। पकड़ा जाता है, कैसा छोड़ा जाता है, ये हमको सिखाने की जरूरत नहीं। जब 377 ये जो आया था, कश्मीर का प्रश्न आया था। ठीक है, बीडी सिंह जी जल्दी से बताइए। बीडी सिंह जी, वो तो कह रहे नहीं छोड़ा हिंदुत्व। जो है, मैं आपकी बात से सहमत है कि आप बाला साहब की बात बार बार क्यों कर रहे हैं? बाला साहब की बात तो अभी रह नहीं गई। यही बाला साहब की उंगली पकड़ के आप महाराष्ट्र में बढ़े, इसलिए बाला साहब का मैं बार बार याद दिलाता हूँ आपको। सुनिए, बाला साहब की उंगली पकड़ के आप महाराष्ट्र में राज्य करने लग गए। बाला साहब बात जो है, जब ये कांग्रेस के साथ चले गए जो है उद्धव जी चीफ मिनिस्टर के चक्कर में, तब से वो कांग्रेस के साथ जाना पड़ा, कांग्रेस के साथ जाना पड़ा। जब आपके
ठीक है, आपने कहा कांग्रेस के साथ जाना पड़ा, यानी क्या सत्ता की लोलुपता या फिर महाराष्ट्र की जनता का विकास और उनका स्वाभिमान, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, मराठी मानुस की बात करते हैं, तो स्वाभिमान शब्द अपने आप आ जाता है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का ये महाराष्ट्र है और वहां का हर एक बाशिंदा अपने आप को उनका पुत्र मानता है, तो वो स्वाभिमान कहाँ रह गया, ये बड़ा एक सवाल था। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी ने अपनी अपनी बातें रखी और बातें तो खूब हुई हैं इस पूरे चुनावी शोर के दौरान, इस पूरे चुनावी प्रचार के दौरान। अब इन बातों का अंजाम क्या है? कहते हैं ना, बातें हैं बातों का क्या, लेकिन इन बातों का बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि यही बातें तय करने वाली हैं कि आखिर इस बार महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक कौन सिरमौर होगा जनता जनार्दन का। मिलते रहेंगे, इंतजार 20 तारीख का है और फिर 23 तारीख को बड़ी चर्चा के साथ मिलेंगे। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।